महोदय ने भी बात कही है कि ये विदेश नीतियों पर चलते हैं। इनका जो संगठन है आरएसएस, वो पूरी तरह से हिटलर और जर्मनी के उस प्रोग्राम को लेकर के चल रहे हैं। तो एक बात थोड़ा एक कदम और आगे भी बढ़ा देता हूं मैं आपको कि ये जो विदेशी नीतियों को या हिटलर और जर्मन की नीति को लेके आने वाले लोग हैं, इनको भी आप पहचान लो, ये भी भारत के रहने वाले नहीं हैं। ये लोग भी भारत के मूल निवासी नहीं है। ये विदेशी लोग हैं, अयुधी लोग हैं, और ये लोग सत्ता पर काबिज होने के लिए हर प्रकार का हथकंडा अपनाते हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो हथकंडा इनका रहता है वो ये रहता है डिवाइड एंड रूल। कभी ये कहते थे, अभी जैसे तथाकथित आजादी के बाद में हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि डिवाइड एंड रूल जो है अंग्रेजों की नीति है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब अंग्रेज इस भारत में व्यापार के लिए आए और जब इन्होंने इनको तैयार किया कि आप इस देश की सत्ता को संभालो, हम आपकी मदद करेंगे, तो अंग्रेजों ने इनसे सवाल किया था, इनसे पूछा था कि आप कह रहे हो कि हम हजारों साल से इस देश पर काबिज हैं, तो ये आपका कब्जा कैसे आपने इसको बना के रखा? तो इन्होंने जवाब दिया कि वेरी सिंपल, ये बहुत आसान है। हमने इन लोगों को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है, इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है कि कोई भी दो टुकड़े मिलकर लड़ने को तैयार नहीं है और कोई एक अकेला टुकड़ा हमसे मुकाबला करने लायक नहीं। क्योंकि इनकी जो वर्ण व्यवस्था है, उस व्यवस्था ने इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज, जिसको हम कहते हैं, जिसे हम SC ST OBC कहते हैं, माइनॉरिटी कहते हैं, उनको 6743 जातियों में बांट के रखा था। इसलिए उन्होंने कहा कि हमने इनको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है कि कोई भी दो जाति के लोग एक जगह बैठकर लड़ने को तैयार नहीं और अकेला कोई हमसे मुकाबला कर नहीं सकता। तो अंग्रेजों ने बड़ी हैरानी से ये बात कही थी, ओ डिवाइड एंड रूल, अच्छा आपने इनको बांटा और इन पर राज किया, चलो हम भी इसी थ्योरी को अपनाते हैं। तो उन्होंने यहाँ के राजा महाराजाओं को आपस में लड़वाया। तो ये बात आपको अच्छी तरह समझनी होगी कि जिस तरीके से हम बार बार यहाँ पर जो भी आदमी आ रहा है, वक्ता आ रहा है, वो कह रहा है कि इनको दया क्यों नहीं आ रही, इनको समझ में क्यों नहीं आ रही, इतनी उनको यहाँ से गालियां पड़ रही है, इतना उनको बुरा भला कहा जा रहा है, उसके बाद में भी इनका जो है अंदर से जमीर क्यों नहीं जाग रहा है, ये बात आपको समझनी होगी। जमीर कहाँ जागता है? जमीर जहां अपनी नस्ल के लोग होते हैं उनके लिए जमीर जागता है। जैसे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को हथियार बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने उनके इशारे पर कमेटी बनाई और कमेटी में से एक आदमी ने हाथ जोड़ करके निवेदन कर दिया कि चलो आपने मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, लेकिन मैं अपने किसान भाइयों को नहीं छोड़ सकता। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उसके अंदर का जमीर जागा, उसके अंदर का जमीर जागा कि मैं जो काम कर रहा हूं, ठीक है, मुझे एक लिमिट तक इनका साथ देना था, मैंने दिया, सत्ता में रहने के लिए दिया, अपना नाम कमाने के लिए दिया, अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए दिया, लेकिन अब मैं पूरा का पूरा अपना ईमान बेच करके इनके इशारे पर काम करूं, ये मुझसे नहीं होगा। तो ये उसका जो अंदर का जमीर जागा, जिसकी वजह से आज 4 मेंबरी कमेटी में 3 ही मेंबर बच गए, एक बाहर हो गया, और हमें उम्मीद है कि 1-2 दिन में और एक आध का जमीर जागेगा। लेकिन ये जमीर जागेगा किसका? जो भारत का मूल निवासी होगा, जो इस देश की नस्ल का होगा। जो विदेशी नस्ल के लोग हैं उनका जमीर कभी भी जागने वाला नहीं है। जब सदियों से नहीं जागा, आज किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। मैं कह रहा हूं कि 70 साल में जो हमें अधिकार मिले उसकी वजह से थोड़ा बहुत सुखी तो नहीं हुआ, किसान सुखी नहीं हुआ, जो उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी कुछ राहत मिली। लेकिन इस संविधान के लागू होने से पहले इस देश के किसानों की क्या हालत थी, मैं बार बार कहता हूं कि हमारे बुजुर्ग लोगों से पूछा जा सकता है कि उनके बाप दादाओं के साथ क्या व्यवहार होता था। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 2200 साल तक
जिन लोगों को आप पर रहम नहीं आया, आपके ऊपर कभी दया नहीं आई, आपके ऊपर कभी उनकी करुणा नहीं हुई, आज आप उम्मीद करते हो कि वो लोग फिर से जाग करके हमारा समर्थन करेंगे, ये उम्मीद कभी मत रखना। वे लोग किसी भी कीमत पर आपके साथ में जो ये बिलों की बात कर रहे हैं ना, बिल वापस लेने की बात, ये कभी भी इस पे नहीं आएंगे, कभी भी किसी भी कीमत पर, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये बिल हम एक बार वापस लेते हैं तो पता नहीं कितने बिल हमें वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक ही काला कानून नहीं है, किसान विरोधी 3 काले बिल ही नहीं है, ऐसे ही बहुत सारे काले कानून उन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान बनाए हैं। अगर एक की शुरुआत हो गई तो फिर दूसरे भी खड़े हो जाएंगे और ये शुरुआत हो जाएगी, इसलिए वो किसी भी कीमत पर इसको वापस लेना नहीं चाहेंगे। वो हर हालत में इस बिलों को आप पर थोपने की कोशिश करेंगे। हाँ, वो जो मैंने आपको पहले बताया संशोधन की बात करते हैं, संशोधन का मतलब वो तरीका बदलना चाहते हैं। मैंने उदाहरण दिया था ना, आपका गला काटा जाएगा तो उन्होंने कहा चलो काटते नहीं है, गला दबा देते हैं, काटने का चेंज कर देते हैं, गला दबा देते हैं। लेकिन गला दबाने से भी मौत होती है और गला काटने से भी मौत होती है। वो किसानों को ही मारना चाहते हैं, किसानों की जमीन छीनना चाहते हैं, ये उनका मुख्य एजेंडा है। इसलिए साथियों, हमें पूरे धैर्य के साथ और जिस तरीके का जोश मैं अब देख रहा हूं, लगातार आज 16वां दिन है हमारे को, हम जोश जो देख रहे हैं, उस जोश के साथ साथ उस जोश से थोड़ा और ज्यादा हमें होश भी बना के रखना, हमें होश भी बना के रखना। जोश भी जरूरी है और होश भी जरूरी है। अगर हम होश में नहीं रहे तो वो शातिर लोग जो षड्यंत्रों का सहारा लेते हैं और जो दिमागी लड़ाई लड़ते हैं, वे लोग आपको हरा देंगे। वो आपके अंदर कोई ना कोई कमी ढूंढ रहे हैं। जैसा कल योगेंद्र यादव जी ने कहा था कि वो एक मौका ढूंढ रहे हैं और अगर उनको एक 90 सेकंड का भी क्लिप मिल गया तो अर्णव गोस्वामी जैसा कुर्सी पर से उछल उछल करके वो उसको दिखाएगा। इसलिए क्योंकि पूरा देश अभी हमारे साथ नहीं हो पाया है, शुरुआत हुई है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक पूरा देश हमारे साथ में नहीं आया है। जो आज भी बीजेपी आरएसएस की पट्टी अपनी आंखों पर बांधे हुए हैं, वे हमारे ही भाई आज भी उनके खेमे में खड़े हैं और वे इस आंदोलन को गलत बता रहे हैं, हमारे ही लोग। उनको भी हमें समझा बुझा करके साथ में लाना होगा। तो इसके लिए ये लड़ाई जो है धैर्य की लड़ाई है, बड़ी सावधानी की लड़ाई है। हमें पूरी तरह से सावधान रहकर और सबसे महत्वपूर्ण बात, संविधान के दायरे में रहकर, कहीं ऐसा ना हो कि हम जोश में होश खो दें और कोई ऐसी बात कह दें और उस बात का क्लिप बनकर वहां चला जाए और वो कहे कि देखो ये तो ऐसा करना चाहते हैं। अरे मुझे एक पत्रकार ने पूछा था परसों गाजीपुर में एक पत्रकार ने इंटरव्यू लेते हुए मुझे पूछा कि इतने सारे बैरिकेड लगे हुए हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर लगाए हुए हैं, तो आप कैसे दिल्ली जाओगे? तो मैंने उनको एक सिंपली उदाहरण दिया इशारे में ही। मैंने कहा भाई ये पत्थर लगाए किसने हैं? पत्थर लगा